नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर जो कि वॉर फ्रंट से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार विस्फोट में आज वो कौन कौन सी खबरें रहने वाली हैं जिसका हम कर रहे हैं जिक्र। सबसे पहले आपको बता दें कि बात हम यूक्रेन से जुड़ी हुई करेंगे, जहां यूक्रेन से जंग के बीच रूस की यूरोप को धमकी के बारे में आपको जानकारी देंगे। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे जबरदस्त अटैक किया है और इस हमले में जो मकसद रहा वो था यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी कड़ी चेतावनी दी जा रही है। आज हम आपको रूस के इस बड़े कदम के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी स्टोरी कौन सी होगी विस्फोट की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। समंदर में तेल का खेल कैसा चल रहा है वो जानेंगे आप। वेनेजुएला पर हमले के बाद से ही ट्रंप दुनिया के कई तेल ठिकानों पर कब्जे की योजना बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच समंदर में तेल टैंकर्स पर भी कार्रवाई की जा रही है और इसे लेकर भी अमेरिका और रूस के बीच में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि समंदर में कई तेल टैंकर रूस की शैडो फ्लीट का भी हिस्सा थे और जाहिर सी बात है कि अमेरिका का यह कदम विश्व युद्ध की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी स्टोरी में बात ईरान की करेंगे। दरअसल ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहा है और इन सब के बीच में अमेरिका ईरान को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा था। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे अमेरिका भी अब अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो सकता है। तो वो रिपोर्ट क्या कहती है, कौन सी वो रिपोर्ट है, उसमें क्या चेतावनी दी गई है, चलिए करते हैं शुरुआत और बताते हैं आपको विस्फोट में। और चलिए सबसे पहले बढ़ते हुए विस्फोट की तरफ आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है रूस में। रूसी सेना ने दरअसल यूक्रेन पर एक बड़ा हमला कर दिया है, ये जानकारी मिली है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को नुकसान भी पहुंचा, ये दावा किया गया है। सूमी में रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया है। सूमी को बार बार दहलाया जा रहा है, पोक्रोवस्क का भी यही हाल है और एक बार फिर से पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को नुकसान का दावा किया जा रहा है और रूस की तरफ से ये बड़ा अटैक किया गया है जिसमें सूमी में भी रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया है। सूमी को भी निशाना बनाया गया है। रूस की तरफ से जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है इन हमलों की। उसकी वजह भी ये है कि रूस की तरफ से 1 तारीख को यानी महीने की शुरुआत में ही, साल की शुरुआत में ही ये कह दिया गया था कि अब वो अपने हमले भीषण करेगा ताकि यूक्रेन पर जल्द से जल्द वो अपना अधिकार कर सके। और यही वजह है कि बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें यह नजर आता है कि इंटेंसिटी अब इन हमलों की बढ़ती जा रही है। और एक और जानकारी आपको बताते हैं, जहां ज़ैपोरिज़िया पर रूस का एक बड़ा दावा देखने को मिला है। एक और इलाके पर कब्जे का जो दावा है वो कर दिया गया है। किसकी तरफ से किया गया है? रूस की तरफ से किया गया है। ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने ये बड़ा दावा किया है और कहा है कि ज़ैपोरिज़िया पर उसका कब्जा हो गया है, ये उसकी तरफ से दावा किया गया है। इसके अलावा ज़ेलियोनोए पर भी कब्जे का दावा उसकी तरफ से कर दिया गया है। अब कुछ और क्षेत्रों की तरफ रूस के कदम बढ़ते जा रहे हैं और रूस ने अब पूरी दुनिया के सामने ये दावा कर दिया है कि उसका जो अधिकार है वो ज़ैपोरिज़िया पर हो गया है, उसके साथ ही ज़ेलियोनोए पर भी कब्जा हो गया है। हालांकि बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें यह नजर आता है कि कुछ इलाकों को खासकर निशाना बनाया जाता है ताकि उन पर जल्द से जल्द अधिकार स्थापित किया जा सके। और आपको याद भी होगा कि अमेरिका की तरफ से जो पहला शांति मसौदा तैयार किया गया था उसमें कुछ जगहों को लेकर के ये कहा गया था कि यूक्रेन को उन जगहों को रूस को दे देना चाहिए और रूस खुद भी इन जगहों पर निशाना लगा करके बैठा हुआ है, आंखें गड़ा करके बैठा हुआ है, क्योंकि रूस ने अगर ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा कर लिया, रूस ने अगर ज़ेलियोनोए पर कब्जा कर लिया, खार्किव पर कब्जा कर लिया, डोनेत्स्क पर कब्जा कर लिया, ये वो क्षेत्र हैं जहां से आपकी राजधानी पर पूरी तरीके से नजरें टिका करके बैठ सकते हैं। और यही वजह है कि इन जगहों पर बार बार एम किया जा रहा है रूस की तरफ से और अब ऐसा दावा भी किया जा रहा है रूस की तरफ से कि उसने ज़ैपोरिज़िया पर अपना अधिकार जमा लिया है, ज़ेलियोनोए पर उसने अपना अधिकार जमा लिया है। 2 खबरें आपको दिखा रहे हैं। सूमी पर किस तरीके से रूस ने आक्रमण किया है, विस्फोट करते हुए जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आई हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने यह दावा कर दिया है कि ज़ैपोरिज़िया हो या ज़ेलियोनोए हो, उसका कब्जा उस पर हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है और रूस ने अब तक यूक्रेन पर कई बार भीषण अटैक किए हैं, लेकिन इन सब के बीच में रूस ने एक ऐसा हमला किया है जिससे लेकर के यूरोप भी अब टेंशन में आ गया है
और माना यह जा रहा है कि इस हमले के लिए रूस ने यूरोप को कड़ी चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट में समझिए कि आखिरकार हो क्या रहा है और यूरोप को किस तरीके से चेतावनी दी जा रही है। दुनिया में महाविध्वंस की तैयारी। यूक्रेन पर हमलों के जरिए चेतावनी। परमाणु विनाश की चेतावनी जारी। रूस लगातार करीब 4 साल से यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है, लेकिन 2026 की शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन की यह जंग अब एटमी रूप लेती दिख रही है। रूस के हमले पहले से कहीं ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं। अब तक रूस के यूक्रेन फतह के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका और यूरोप थे, लेकिन वेनेजुएला पर ट्रंप के एक्शन ने रूस को नई राह दिखा दी। यानी अब अगर वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर सकता है, साम्राज्यवाद को हवा दे सकता है, तो ये काम रूस भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप ने रूस को रोकने का नैतिक आधार खो दिया है। यानी अब रूस के रास्ते में सिर्फ यूरोपीय देश हैं, जिन्हें रूस ने यूक्रेन पर अपने सबसे भीषण हमले के जरिए कड़ा संदेश दिया है। रूस ने यूक्रेन पर ओरेश्निक मिसाइल से अटैक किया। ये फुल स्केल हमले थे, जबकि इससे पहले ओरेश्निक से किए गए हमले केवल टेस्टिंग थे। रूस ने लवीव पर ओरेश्निक मिसाइल से अटैक किया। खास बात यह है कि ये हमले लवीव में जहां किए गए, वो जगह पोलैंड बॉर्डर से करीब 90 किलोमीटर दूर थी। यानी रूस का संदेश साफ है कि आज लवीव पर निशाना है तो कल यूरोपीय देश भी निशाने पर आ सकते हैं। लवीव में रूस के हमलों की एक बड़ी वजह यहाँ रखे हथियार थे। दरअसल यूरोपीय देशों से जमीन के रास्ते पोलैंड होते हुए हथियार यूक्रेन में आते हैं, जो लवीव में स्टोर किए जाते हैं। रूस के निशाने पर ये हथियार भी थे। लवीव में रूस ने एक साथ 6 जगह अटैक किए और ओरेश्निक मिसाइलों की तैनाती की खबर से ही यूरोप में टेंशन था, लेकिन अब तो रूस ने हमले भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में यूरोप आने वाली तबाही से तनाव में आ गया है।
ऑरेशनिक मिसाइलें बेहद खतरनाक होती हैं, जिनका तोड़ दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। ये मिसाइलें एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और हर वॉरहेड अलग टारगेट पर अटैक कर सकता है। ऑरेशनिक मिसाइलें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस होती हैं। इसमें मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है, जहां उससे MIRV प्लेटफॉर्म अलग हो जाता है, जिसके बाद मिसाइल में लगे सभी वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स की ओर बढ़ते हैं, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं। और यह मिसाइल अपने टारगेट पर जबरदस्त तबाही मचाती है। जाहिर है कि रूस का यह हमला एक तरफ तो पुतिन के आवास पर हुए हमले का बदला माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के लिए कड़ी चेतावनी भी माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो यकीनन आगे तबाही और भी भीषण होगी। अब एक और जानकारी रूस से ही जुड़ी हुई है, जहां रूस के निप्रो शहर पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। रूसी सेना ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से ये अटैक किया है और शाहिद और गैरॉन ड्रोन से ये हमला किया गया है। आपको बताएं कि रूस के निप्रो शहर पर ये बड़ा हमला हुआ है, लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक हुआ है, शाहिद और गैरॉन ड्रोन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये जानकारी मिल रही है दोनों ही तरफ से। जो हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, रूस हो, यूक्रेन हो या फिर यूरोप की मदद से किया जा रहा ये बड़ा हमला हो या फिर नेटो की मदद से किया जा रहा ये बड़ा हमला हो। अब जरा ये देखिए कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो विस्फोट होता है उसमें आग आप देख सकते हैं, और ये इसी तरीके से दहलाया जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर विस्फोट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस जगह पर दोनों ही देश अपना अपना कब्जा बता दे, अपना अपना अधिकार दावा कर दे, और यही हो भी रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको विस्फोट में एक खबर बताई कि किस तरीके से कुछ इलाकों को लेकर के रूस की तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि वो उसकी जगह है। अब देखिए किस तरीके से ये रूस के निप्रो शहर पर बड़ा हमला किया गया है, लॉन्ग रेंज ड्रोन से ये अटैक किया गया है, शाहिद और गैरॉन ड्रोन से ये हमला किया गया है। ये जानकारी मिली है रात के वक्त में। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये पटाखे नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग रेंज ड्रोन है, जिससे ये हमला इतना पावरफुल तरीके से किया जा रहा है कि जहां पर भी इसे एम किया जाए वो जगह विस्फोट के साथ दहल जाए, एक बड़ा धमाका हो और वहां सिर्फ और सिर्फ आग के निशान रह जाए, और यही हो रहा है इसमें। एक और जानकारी है कि रूस का यूक्रेन के कारोबारी ठिकानों पर भी हमला देखने को मिला है। रूस का यूक्रेन के कई कारोबारी ठिकानों पर हमला देखने को मिला है, जिसमें ओडेसा में अनाज के 2 जहाजों पर हमला किया गया। किसने किया है? रूस ने किया है यूक्रेन के कारोबारी ठिकानों पर हमला। यानी अब उनकी संपत्तियों को भी निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया है, कारोबार को निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया। ओडेसा में ये हुआ है। ओडेसा में अनाज के 2 जहाजों पर हमला किया गया है और दोनों जहाजों पर रूसी सेना का ये ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ये ड्रोन अटैक की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। बताया ये जा रहा है कि ये अनाज यहाँ पर रखा हुआ था और वहां पर ये अटैक किया गया है। यानी अब सीधे तरीके से जो स्टोरेज है, फूड स्टोरेज है, उसे नष्ट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन बहुत लंबे वक्त तक सरवाइव इस युद्ध में ना कर पाए। 2 जानकारियां हैं, एक तरफ निप्रो शहर पर हमला हुआ है, यूक्रेन ने यह हमला किया है और उसने लॉन्ग रेंज जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें ओडेसा में अनाज के 2 जहाजों को निशाना बनाया गया है।
दोनों जहाजों पर रूसी सेना का जो ड्रोन अटैक है वो देखने को मिला है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से जलकर के खाक हो गया है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जो फूड स्टोरेज है उससे निशाना बना करके अब उसे खत्म करने की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना ने लवीव पर और सैनिक से हमला किया है और इसके अलावा रूसी सेना ने यूक्रेन के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिन्हें दहला दिया है विस्फोट करके। यूक्रेन के कई अहम ठिकाने इसकी वजह से नष्ट भी हो गए हैं। रूस के यूक्रेन पर जबरदस्त हमले जारी हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए, जिसने यूक्रेन की सेना को तो नुकसान पहुंचाया ही, आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। रूसी सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त बारूदी बारिश की। इनमें लवीव, कीव, सुमी और खारकीव शामिल हैं। इनके अलावा लुहांस्क, निप्रो, जपोरिजिया और डोनेत्स्क पर भी भीषण अटैक किए गए। रूस का सबसे बड़ा हमला लवीव पर हुआ। यहां ओरेश्विक मिसाइल से अटैक किया गया। ये मिसाइलें कापुस-3 यार मिसाइल बेस से दागी गई, जबकि रूस ने बेलारूस में भी ओरेश्विक मिसाइल का कमांड सेंटर बनाया है। लवीव पर हुए हमलों में यूरोपीय देशों से मिले हथियार डिपो पर तो हमला किया गया है, गैस स्टोर पर भी अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि लवीव में अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज भी तबाह हो गए। माना जा रहा है यहां करीब 17 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस थी। यहां से करीब आधे यूक्रेन को गैस की सप्लाई की जाती है। लवीव पर किए गए रूसी सेना के हमलों का मकसद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ना है।
रूसी सेना ने लवीव के अलावा दूसरे शहरों को भी निशाना बनाया। निप्रो शहर में स्कंदर मिसाइल से अटैक किया गया, जबकि ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में कैलिबर मिसाइल से भी हमला किया गया। इन हमलों में एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि यहां बिजली सप्लाई ठप हो गई। रूस ने सूमी में जबरदस्त तबाही मचाई। रूस के हमलों की इंटेंसिटी कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों को अंडरग्राउंड बंकर में रहने की सलाह दी। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से भी हमले किए। राजधानी कीव पर 110 शाहेद ड्रोन से हमला किया गया। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर भी है। हालात ये हैं कि यूक्रेन के करीब 5 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कई पावर प्लांट नष्ट हो गए हैं, जिससे दूसरी पावर ग्रिड्स पर दबाव आ गया और अब बिजली की कटौती शुरू कर दी गई है। जाहिर है कि रूस इन हमलों के जरिए यूक्रेन को तो दहला ही रहा, यूरोप और अमेरिका को भी संदेश दे रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों के बीच शांति स्थापना की कोशिशें फीकी पड़ती जा रही हैं। इस बात की उम्मीद लगभग खत्म होती जा रही है कि ज़ेलेंस्की, पुतिन और यूरोपीय देशों के साथ ही ट्रंप किए गए मसौदे पर राजी होंगे और ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील होने से बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और खबर यह कि कैरेबियन सागर में अमेरिका की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अमेरिका का एक और तेल टैंकर पर कब्जा देखने को मिला है। यूएस जवानों का ओलिना ऑयल टैंकर पर कब्जा देखने को मिला है। बताया गया है कि ये 5वां ऑयल टैंकर है जिस पर कब्जा अमेरिका ने किया है और ये वेनेजुएला से तेल लेकर के जा रहा था। अब पूरी तरीके से अमेरिका ये चाहता है कि वहां से जो भी तेल निकाला जाए, जो भी क्रूड ऑयल बेचने के लिए आगे बढ़े, उस पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का कब्जा हो। ये तस्वीर देखिए, ये भी बिल्कुल वैसी तस्वीर सामने आई है जैसे कुछ दिन पहले आई थी कि यूएस के जवान अचानक से एक प्लेन के माध्यम से, एक चॉपर के माध्यम से आते हैं और इसके माध्यम से वो सीधे ऑयल टैंकर पर उतरते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। और ये 5वां ऑयल टैंकर बताया जा रहा है। वेनेजुएला का तेल लेकर के ये जा रहा था। ये यहाँ पर आप अमेरिकी जवानों को अगर देखेंगे तो ये अपने हथियारों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये इस पर कब्जा कर रहे हैं। ओलिना ऑयल टैंकर 5वां ऑयल टैंकर है वेनेजुएला का जिस पर कब्जा किया गया है और इसे चोरी छिपे हालांकि वेनेजुएला की तरफ से ले जाया जा रहा था, लेकिन कैरेबियन सी पर जिस तरीके से अमेरिका खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, नजरें गड़ा करके, ये कहना गलत नहीं होगा कि कैरेबियन सी तक पर अब अमेरिका ने अपना कब्जा जमा लिया है ताकि वहां से कोई भी ऑयल टैंकर निकले तो उस पर वो अपना दावा स्थापित कर सके। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए किस तरीके से ये डेक पर, इस ऑयल टैंकर के डेक पर उतरते हैं और ये सभी अमेरिकी जवान हैं। इनके
हाथों में उन्नत किस्म के हथियार हैं जिससे ये इस पर कब्जा कर लेते हैं। अमेरिका के साम्राज्यवाद की ओर बढ़ते कदम दुनिया को जंग की आग में झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच में तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है और इस तनाव की वजह है अमेरिका के कारोबारी हित। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साम्राज्यवाद की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के जरिए ट्रंप ने एक कदम बढ़ा दिया। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने लैटिन अमेरिका के साथ ही एशिया की ओर कदम बढ़ा दिया है। ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया, मैक्सिको और ईरान समेत हर उस जगह जहां ट्रंप का कारोबारी हित साधा जा सकता है या जहां मौजूदगी अमेरिका की दुनिया में तानाशाही को मजबूत कर सकती है। ट्रंप के बढ़ते कदमों ने पूरा ग्लोबल ऑर्डर हिला दिया, लेकिन इससे एक और जहां पुतिन और ट्रंप के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है, तो वहीं खबर है कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच नजदीकियां भी जाहिर हो रही हैं। रूस की शैडो फ्लीट पर समंदर में अटैक बढ़ रहे हैं। तुर्की के पास ही समंदर में एक ऑयल टैंकर एल्बस पर ड्रोन अटैक हुआ। इस पर पलाऊ का झंडा लगा था। हमले के बाद ही टैंकर के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। हालांकि तुर्की के कोस्ट गार्ड ने जल्द ही हालात को संभाल लिया।
यूक्रेन ने दावा किया कि एल्बस टैंकर रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा था और वो रूसी ठिकाने से तेल लेने जा रहा था। बताया जा रहा है कि जिस एल्बस टैंकर पर हमला किया गया उसने प्रतिबंधों से बचने के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन के लिए देश बदले। साल 2014 में वो तेल टैंकर सोवकोम फ्लोट कंपनी का था। कंपनी पर रूस की सरकार का नियंत्रण है। बाद में इस टैंकर का रजिस्ट्रेशन पलाऊ में कराया गया। खास बात यह है कि यह जहाज तुर्की के अबाना से रूस को नोवोरोसिस्क जा रहा था। उनतीस नवंबर 2025 को तुर्की से करीब 50 किलोमीटर दूर काला सागर में हमला किया गया। इन हमलों में 2 तेल टैंकरों कारोस और विराट को निशाना बनाया गया। 2 दिसंबर 2025 को तुर्की से करीब 60 किलोमीटर दूर तेल टैंकर पर हमला किया गया। इस हमले में मिदोल्गा नाम के तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। 18 दिसंबर 2025 को रूस के रोस्तोव पोर्ट पर खड़े बालेरी क्रोचाकोव पर सीक्रेट अटैक किया गया, जिससे टैंकर डूब गया। 19 दिसंबर 2025 को भूमध्य सागर में केंदल नाम के तेल टैंकर पर हमला किया गया। माना जा रहा है कि इन हमलों में अमेरिका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। ये सभी हमले तुर्की के आसपास किए गए। बताया जा रहा है कि अमेरिका काफी समय से रूस की शैडो फ्लीट पर नजर रखे हुए है और वो ही यूक्रेन को मदद दे रहा है। यानी यूक्रेन लगातार रूस की आर्थिक रीढ़ तेल के कारोबार पर हमला कर रहा है। इसके अलावा रूस के अंदरूनी इलाकों पर भी यूक्रेन हमला कर रहा है। ओरियोल में यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त अटैक किया। यहां थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। हमला इतना जबरदस्त था कि एक बड़े इलाके की बिजली चली गई। इसके अलावा बेलगोरेद में भी ब्लैकआउट हो गया। इसके अलावा ओर्लोवस्काया में भी थर्मल पावर प्लांट पर अटैक किया गया, जिससे पावर जनरेशन सिस्टम को भी भारी नुकसान हुआ। साफ है
कि अमेरिका लगातार पर्दे के पीछे से यूक्रेन की मदद कर रहा है और उसकी मदद से ज़ेलेंस्की रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात विस्फोट में तीसरी बड़ी खबर की करते हैं, जो कि ईरान से जुड़ी हुई है। ईरान में प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में ईरान के सबसे बड़े द्वीप पर बवाल बढ़ गया है, ये जानकारी मिल रही है। ईरान का सबसे बड़ा जो द्वीप है उस पर ये बवाल बढ़ा है। फारस की खाड़ी में मौजूद है केशम द्वीप, जहां पर ये बवाल देखने को मिल रहा है। सामरिक रूस से बेहद महत्वपूर्ण है ये द्वीप जो बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए अभी तक तो 217 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और यहाँ पर जितने प्रांत 31 प्रांत में से 30 प्रांत में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर के लोगों में नाराजगी है और एक बार फिर से जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से जो लोगों की नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। आलम ये हो गया है कि अयातुल्लाह अली खामनेई अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में जाकर के शरण ले सकें। लेकिन क्या ये विवाद थमेगा? इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, वहां के जो एयरपोर्ट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और अभी भी ये बवाल उसी तरीके से बढ़ते जा रहा है जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, बल्कि इससे और आगे निकल गया है। पहले ये राजधानी तेहरान तक सीमित था, लेकिन अब इसके साथ साथ ईरान के 100 शहरों में इसी तरीके से प्रदर्शन बार बार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अगर लोगों को मारा गया तो वो कार्रवाई करेंगे। अब बात करते हैं अमेरिका के ईरान की ओर बढ़ते हुए कदमों की। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में अमेरिका ईरान में एक्शन की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। एक रिपोर्ट जिससे यह बताया गया है कि ट्रंप आगे ईरान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ईरान जल रहा है, जगह जगह आगजनी की जा रही है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खामनेई सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है। प्रदर्शनकारी खामनेई सरकार को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस और सेना पर हमले हो रहे हैं, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। ईरान में हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब सख्ती भी करनी पड़ रही है। ईरान सरकार में संचार व्यवस्था ठप है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, यानी ईरान में पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट है। हालांकि इसके बावजूद ईरान से तस्वीरें बाहर आ रही हैं। ईरान में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जान गंवा चुके हैं। उधर प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं। राजधानी तेहरान में आईआरजीसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ स्क्वायर पर भी आगजनी की गई, सरकारी इमारतों में भी आग लगा दी गई।
रश्त में बासिज फोर्स के बेस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। इसके अलावा कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। मशदाद शहर में कई बसों में आग लगा दी गई। दराब शहर में IRGC के कमांड सेंटर पर भी अटैक किया गया। कजवीन में सेना और पुलिस के जवानों पर हमला किया गया, जबकि गोलगान में उपद्रवियों ने गवर्नर के मकान में ही आग लगा दी। अमेरिका साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे चुका है। उधर ईरान भी अमेरिका को चेतावनी जारी कर चुका है। इधर ईरानी विदेश मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए जंग करने को भी तैयार है। ईरान में प्रदर्शन और ट्रंप की धमकी के बीच एक बड़ी खबर आई है। CIA ने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपी है, जिसके बाद ट्रंप के सुर बदल गए। बताया जा रहा है कि CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में अभी तख्तापलट संभव नहीं। CIA का मानना है कि खामनेई सरकार के खिलाफ ईरान में चल रहे प्रदर्शन उतने उग्र नहीं है जो सरकार का तख्तापलट कर सके। यानी ईरान इन प्रदर्शनों को कुचलने का माद्दा रखता है। खबर है कि CIA की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ट्रंप के सुर भी बदल गए और ट्रंप ने न्यूयॉर्क में रह रहे ईरान के अपदस्थ राजकुमार रजा पहलवी से दूरी बना ली। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि रजा पहलवी एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो राष्ट्रपति के तौर पर उनसे नहीं मिल सकते। इस बीच एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान पर हमला अमेरिका और इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक ओर तो ईरानी मिसाइलों की बारिश अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को दहला सकती है, साथ ही इजराइल में भी तबाही मचा सकती है। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी गुट भी अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इनमें लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, यमन में मौजूद हूती और अंसार अल्लाह, सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस, गाजा में मौजूद हमास जैसे ग्रुप अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। साफ है कि ईरान पर हमला अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है और इजराइल में भारी तबाही ला सकता है। यानी अमेरिका का यह कदम दुनिया को एक बड़ी जंग की आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान के हर शहर में सिर्फ और सिर्फ आग देखने को मिल रही है। ईरान पूरी तरीके से जल रहा है। उसकी वजह अयातुल्ला अली खामनेई है। वहां के लोग उनकी नीतियों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते। वो चाहते हैं कि इनको बदला जाए और साथ ही अयातुल्ला अली खामनेई को भी बदला जाए। ईरान इजराइल जंग जून 2025 में हुई थी, आपको याद होगा। हालांकि अब ईरान ये कह रहा है कि इजराइल हो या अमेरिका हो, वो दोनों को मुंहतोड़ जवाब देगा, लेकिन ईरान में शांति व्यवस्था फिर भी नजर नहीं आती है। युद्ध में बताया यह गया था कि ईरान के 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ये जानकारी मिली थी, लेकिन इजराइल का जो आंकड़ा था बेहद कम था। इजराइल के बारे में ये जानकारी दी गई थी कि 38 लोग मारे गए थे। ईरान के कई सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की इस दौरान मौत हुई थी, जो जून 2025 में हुआ था। खासकर जो परमाणु वैज्ञानिक है उन्हें निशाना बनाया गया था, ताकि ईरान अपने यहां पर परमाणु विकसित ना कर पाए, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ना बढ़ा पाए। ईरान के हमलों से इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़ा 28 का था, 38 का नहीं था। और इसके साथ ही अलग अलग दावे ईरान की तरफ से किए गए थे। उनका कहना था कि इजराइल को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब इजराइल की तरफ से ये आंकड़े बताए गए तो हर कोई चौंक गया था कि मात्र 28 लोग। हालांकि सबकी जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन ईरान के मुकाबले ईरान में क्योंकि 1100 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इजराइल का ये आंकड़ा बेहद कम नजर आया, 28 लोगों की जान गई थी। तो ये पूरा ईरान इजराइल जो जंग है वो दिखाई दी थी। अब आप समझ गए होंगे कि अभी भी इसी तरीके से इजराइल हो या ईरान हो, वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हम दोनों ही तैयार हैं। और इस समय जब अमेरिका की एंट्री हुई है तो वो और ज्यादा नजर आती है तैयारी। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका का साथ इजराइल दे सकता है, क्योंकि इसके पहले जून 2025 में भी यही हुआ था। इजराइल और ईरान के बीच में जंग हुई थी और अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था, और उसके बाद जो आंकड़े निकल करके सामने आए थे वो हम सबके सामने थे। हालांकि ये युद्ध मात्र 14 दिन चला था, लेकिन ये भी सच है कि इस 14 दिन के
युद्ध में बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो किसको हुआ था? ईरान को हुआ था। और एक बार फिर से ईरान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कंट्री है। इस वजह से जो अमेरिका है वो उस पर अपनी नजर गड़ाए बैठा हुआ है और इन सब के बीच B-21 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तैनाती भी कुछ जगहों पर कर दी गई है। B-21 रेडर किस तरीके से खास है वो जान लीजिए। दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का ये विमान है। इसका जो आप आकार देखेंगे, इसका जो आप शेप देखेंगे, इसकी जो बनावट देखेंगे, आपको लगेगा कि किसी हॉलीवुड मूवी को आप देख रहे हैं जिसमें एक एलियन जो बैठ करके आते हैं उस तरीके का इसे डिजाइन किया गया है। यानी संभावना से एकदम अलग 6ठी पीढ़ी का जो ये बॉम्बर है उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लिया गया है। किसी भी रडार सिस्टम को ये चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि B-21 बॉम्बर की कब एंट्री उसके देश में हो गई, कब उसके एयर स्पेस में वो घुस गया और वहां पर उसने तबाही ला दी है। थर्मल और इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम पर भी ये पूरी तरीके से नाकाम रहता है, उसके ट्रैक में भी नहीं आता है और इसकी वजह से अपने लक्ष्य को आसानी से भेद सकता है और लक्ष्य को आसानी से भेद करने के साथ साथ वहां पर तबाही ला सकता है। पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकता है, यह भी बताया गया है। हालांकि इसकी तैनाती अभी जो की गई है वो उस तरफ भी की गई है जहां रूस ने अपना यमराज उतारा है, यानी कि परमाणु पनडुब्बी उतारी है और वहां पर B-21 का भी उतारने की जो बातें हैं, खबरें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। और करीब 30,000 पाउंड तक पेलोड ये अपने साथ ले जा सकता है। यानी अब आप समझ जाइए कि ये कितनी ज्यादा हानि कहीं पर भी पहुंचाने में सक्षम है। 30,000 बहुत ये अपने आप में ज्यादा होता है। 30,000 पाउंड पेलोड ले जाना, एक बार में 9,600 किलोमीटर तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। रिफ्यूलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। 600 किलोमीटर तक ये आसानी से एक बार में उड़ान भर सकता है। मैदानी जंग के डेटा को प्रोसेस करने की इसकी क्षमता होती है। क्या कुछ चल रहा है जंग के मैदान में, ये उस डेटा को खुद ही समझ सकता है। यानी इसमें AI टेक्निक का इस्तेमाल भी इसी तरीके से किया गया है कि जो ये समझा सके, जो ये बता सके कि आखिरकार AI का इस्तेमाल अब दुनिया में जिस तरीके से बढ़ रहा है, युद्ध के क्षेत्र में भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट के बारे में आपने जान लिया, जिसके डिजाइन में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं और ये बात चीन ने कही है। इस बारे में चीन के एक्सपर्ट्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। अब आपको इस संबंध में एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार ये जो B-21 बॉम्बर है इसमें कौन कौन सी जो कमियां हैं वो चीन के इस एक्सपर्ट को नजर आई है। अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे बेहतरीन वायुसेना है। आधुनिक तकनीक और शानदार इंजीनियरिंग की बदौलत अमेरिका के विमान दुनिया में कहीं भी तबाही मचाने का अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट की डिजाइन को आपने देख लिया, उसमें बहुत सारी कमियां हैं इसके बारे में बताया गया है। हालांकि ये जानकारी चीन की तरफ से दी गई है। अब चीन की इस जानकारी पर कितना ज्यादा भरोसा किया जा सकता है इस बारे में भी जरा सोचना होगा, क्योंकि चीन के एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करना चाहते हैं इस B-21 बॉम्बर को लेकर के। लेकिन B-21 बॉम्बर की जो तैनाती है वो कई जगह कर दी गई है। एक तरफ ईरान से निपटने के लिए की गई है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला की तरफ रूस जो कदम बढ़ा रहा है यमराज को लेकर के, यानी उनकी परमाणु पनडुब्बी बेल्गोरोद को लेकर के जो कदम बढ़ाए गए हैं उससे मुकाबला करने के लिए भी इसे तैनात किया गया है। अब B-21 में जो कमियां हैं उसे लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका सजग जरूर हुआ होगा, लेकिन चीन की ये रिपोर्ट है जिस पर भरोसा बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन भी अपने यहाँ पर 6ठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है उसे बना रहा है। हालांकि उसकी तरफ से अभी इसे पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है, तो ऐसे में कहीं वो पिछड़ न जाए, कहीं वो पीछे न रह जाए, ये वो सोच रहा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में भ्रम फैलाते हुए भी नजर आ रहा है। अब अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने अपने रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। $1.5 ट्रिलियन वो इन्वेस्ट करने वाला है और ऐसे में उसकी तरफ से बहुत सारे अनुबंध किए गए हैं। 7 साल को लेकर के अनुबंध किए गए हैं मिसाइल के उत्पादन को लेकर के, जिसमें पहले हर साल 600
मिसाइलें बनाई जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के 2000 मिसाइल कर दिया गया है। यानी हर साल 2000 मिसाइलें उत्पादन के तौर पर निकल करके अमेरिका को मिलेंगी। अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली तो बनाते ही जा रहा है, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर के बात की जाए, मिसाइल को लेकर के बात की जाए, छठी पीढ़ी के उन्नत किस्म के जो जेट हैं उन्हें लेकर के बात की जाए, हर तरफ वो बढ़ते जा रहा है। और उसकी वजह भी ये है, अभी ट्रंप की सरकार है, वेनेजुएला पर आपने देख लिया क्या हुआ, और उसके साथ ही अब जो तैयारी है वो ईरान को लेकर के है, इराक को लेकर के है, क्यूबा को लेकर के है, ग्रीनलैंड को लेकर के है, मैक्सिको को लेकर के है। B-21 का जो स्किल टेस्ट है, आपको बताएं कि चीनी एक्सपर्ट्स ने किया है, हवा में संतुलन उड़ान के दौरान स्थिर नहीं है B-21, ये उनकी तरफ से कहा गया, ये वो कमियां हैं जो उनकी तरफ से बताई गई है। तो ये बड़ी बात है, ये कहना उनका कि हवा में ये अपने आप में सिमुलेशन में नजर नहीं आता है, ये स्थिर नजर नहीं आता है। हालांकि लगता नहीं है कि अमेरिका इस बात को स्वीकार करेगा, बल्कि अमेरिका इस बात से इनकार करते हुए नजर आएगा, क्योंकि अभी छठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है वो अमेरिका की तरफ से भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से तैयार कर लिया गया है, चीन की तरफ से तैयार किया जा रहा है, और ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि अमेरिका उससे आगे निकल जाए। विस्फोट में आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।